नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अभी एग्जाम का समय भी नज़दीक आ गया है। मात्र 2 से 3 दिन आपके पास अभी बचे हैं और उस 2 से 3 दिनों में आपको हर चीज़ को आपको रिवाइज भी करना है। तो मैं आज आपके लिए एक नए जो मैथ सब्जेक्ट है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे टॉपिकों को कवर करते हुए एक टॉपिक के कम से कम अपन 5 से 7 क्वेश्चन, यानी कि सारे के सारे एक टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हुए पूरे सिलेबस को इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जहाँ तक आपको सारे टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे करवा पाऊँ। देखिए, एक चीज़ और याद रखना दोस्तों कि पेपर का जो लेवल होगा वो इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा और ना ज़्यादा नॉर्मल होगा, मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा। इसलिए मैथ्स के जो हमारे 15 क्वेश्चन है, कोशिश करना है कि आप में से 15 में से 14 या 13 के आसपास आप कर पाओ। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। मैथ्स के जितने भी सारे क्वेश्चन है मैंने इस सारे के सारे टॉपिक के अंदर, यानी कि कंप्लीट इस क्लास के अंतर्गत अपन उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो, पहला सवाल है कि मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत का वेतन 16% घट गया, अगले वर्ष 25% बढ़ गया। सिद्धांत के वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना है? देखिए दोस्तों, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर ना जरूर एक ना एक एग्जाम में पूछता है। इसमें ये भी हो सकता है कि आपको पहले बोला जाए कि घट गया बाद में बढ़ गया, ये भी हो सकता है कि बढ़ गया, दोनों कंडीशंस बढ़ गया और दोनों कंडीशंस घट गया हो सकती है। तो देखिए, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, यदि आप याद रखना चाहो तो उसको याद कर सकते हो आराम से। देखिए, मैं आपको इसका एक छोटा सा सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ फॉर्मूले की, कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इसमें प्लस माइनस आपको लगा लेने, यदि प्लस हो वृद्धि हो रही है तो प्लस आ जाएगा और यदि कमी हो रही है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला हमारा होता है कमी या वृद्धि के लिए, तो डायरेक्टली हम इससे उस सवाल को कर सकते हैं। देखिए, हमें बोला गया कि एक वर्ष में पहले वर्ष में उसका घट गया, मतलब घट गया तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस का 16%। ठीक है, प्लस अगले वर्ष में फिर बढ़ गया है तो प्लस का कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। अब माइनस और प्लस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 16 इंटू 25 बटे में 100। देखिए, 16 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9, माइनस ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 16 करेंगे या 16 इंटू 25 करोगे, यह हो जाएगा 400 और बटे में आ जाएगा कितना, 100। यानी कि 9 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5%। देखिए दोस्तों, यदि ये 5% पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब 5% की क्या हुई है, वृद्धि। यदि यहाँ पे नेगेटिव आता तो हम क्या कर देते, उसको कमी कर देते। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 5% वृद्धि के साथ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे अभी लास्ट टाइम में हम जितने क्वेश्चन कर पाएंगे उतने क्वेश्चनों को हमको रिवाइज करना है। ठीक है, रही बात कंसेप्ट समझने की, तो हो सकता है कि ये जो मैं आपको साथ साथ में कंसेप्ट बताता हुआ चलूंगा, इन्हीं कंसेप्ट के बेस पे आपको हो सकता है कि एग्जाम में सवाल मिल जाए। देखिए दोस्तों, मैथ्स के अंदर एक ही चीज होती है कि मैथ्स के अंदर आपको कंसेप्ट वाले सवाल मिल सकते हैं, डाटा आपको अलग मिलेगा, डाटा हमेशा क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल हो गया हमारा ये बोला है कि सिद्धांत 16% घट जाता है, दूसरे वर्ष में बढ़ जाता है, तो ओवरऑल उसकी वृद्धि कितनी हो जाएगी, 5% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। यदि आपको वृद्धि या कमी के लिए डायरेक्टली निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। याद रखना दोस्तों, कभी भी एक जगह कमी हो गई, यानी कि एक जगह कमी होगी तो ओवरऑल हमेशा ये नेगेटिव ही आना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह ही आना है, एक भी जगह कमी हो जाएगी तो। ठीक है दोस्तों, यदि दोनों जगह पॉजिटिव वृद्धि हो रही हो तो a प्लस बी प्लस ए बी प्लस ए बी अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल है कि पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे पेट्रोल पर होने वाला व्यय उतना ही रहे। देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं आपसे, एक मिनट,
चलिए दोस्तों, ये कह रहा है कि पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ जाता है। यानी कि एक चीज देखना दोस्तों, जब भी किसी मूल्य की यानी कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी खपत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वस्तु का मूल्य यदि बढ़ेगा, यानी कि कोई भी वस्तु है यदि उसकी कीमत बढ़ेगी तो उसकी जो खपत है वो क्या हो जाएगी, उसके विपरीत हो जाएगी। और यदि कीमत घटेगी, ये तो हुआ कीमत इंक्रीज, और यदि कीमत घटेगी तो खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि इसमें कहा है कि पेट्रोल का मूल्य बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है, तो इसके उपभोग में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे पेट्रोल पर होने वाला व्यय उतना ही रहे। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ इसके। देखिए, जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल की कीमत है 100 रुपये और 100 से बढ़कर कितना हो गया दोस्त, 120 हो गया, यानी कि 20% की बढ़ोतरी हो गई। इसका मतलब हमें पेट्रोल 100 रुपये का खरीदना है, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है कितनी, 120 हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से कम पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, और हमको 100 रुपये का पेट्रोल खरीदना है तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, और 20 की जो कमी करनी पड़ेगी वो कितने पे करनी पड़ेगी, 120 पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/6, और 1/6 को परसेंटेज वैल्यू आप यदि पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। कितना आ जाएगा दोस्त, 16 सही 2/3% आ जाएगा। देखिए, यदि ऐसे सवाल यदि आपको दे दिए जाए तो उन सवालों को करने का एक सीधा सा तरीका होता है। जैसे यहाँ पे किसी का भी मूल्य बढ़ा हुआ है, बढ़े हुए मूल्य को हम लिख देते हैं कि 20% बढ़ गया तो प्लस में 1/5। इसका मतलब हमारी जो खपत होगी वो कमी होगी, और कमी कितनी होगी, ये ऊपर वाली जो संख्या होती है नॉमिनल अंश में जो संख्या लिखी थी उसको वैसे के वैसे रख देते हैं, और नीचे का वाली संख्या को देखते हैं कि इसके 5 में क्या कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। यदि बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 + 1 6, और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3% आ जाएगा। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3% की हमको खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना, इस टाइप के सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है एक न एक। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि किसी संख्या के 71% और 62% में अंतर 81 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको बोला गया कि कोई संख्या है, यदि उसका 71% निकालें, ठीक है, और यदि उसी संख्या का 62% निकालें और दोनों का अंतर यदि निकाल दें तो उसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 81 के बराबर आती है। ठीक है, अब 71 में से यदि 62 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 9%। 9% की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 81। हमें निकालना कितना है, 25% निकालना है। क्यों, मैं यहाँ से 1% की वैल्यू यदि निकालना चाहूँ तो 1% कितना आ जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, 9 9 81, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। निकालनी कितनी है मुझे, 25% की वैल्यू निकालनी है, तो 25% यानी इसको 25 से गुणा करेंगे तो इसको भी 25 से गुणा करेंगे तो 25 नाम कितना हो जाएगा, 225। तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना ये अंतर वाले सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 71 - 62 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। 9% की वैल्यू आपको दे रखी है 81। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने पर एक दुकानदार उस वस्तु को 8 किलोग्राम अधिक मात्रा में खरीद सकता था 3600 रुपए में। तो कीमत कम होने के बाद वस्तु की प्रति किलोग्राम की कीमत ज्ञात करो। देखिए दोस्त, इस टाइप का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु की कीमत में कमी हो गई। कमी हो गई, कितने की कमी हुई, 10% की। 10% का मतलब कितना होता है भाई, यानी कि पहले 10 रुपए की वस्तु आती थी, अब कितने की आएगी, 9 रुपए एक, यानी कि ये तो हो गई हमारी कीमत। कीमत में कमी हो गई, यानी पहले 10 रुपए की आती थी वस्तु, अब कितने की आ जाएगी, 1 रुपए कम हो गया, यानी कि कीमत क्या हो गई, कम। अभी मैंने आपको बताया था जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी खपत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यानी कि कीमत और खपत का जो अनुपात होता है वो हमेशा विपरीत होता है। कीमत और खपत का अनुपात कितना होता है, विपरीत। तो यानी कि खपत कितनी हो जाएगी, 9 और 10, यानी कि कीमत कम होगी तो खपत बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए
ये कह रहा है कि 8 किलोग्राम अधिक खरीद पाता, यहाँ पे खपत 9 किलो है, यहाँ पे 10, यानी कि 9 यूनिट है, यहाँ पे 10 यूनिट है, तो कितने का अंतर आ गया? 1 का। 1 यूनिट की वैल्यू अंतर दे रखा है, सवाल में कितना दे रखा है? 8 किलोग्राम अधिक। तो यहाँ कितना किलो, यानी कि कितने यूनिट अधिक हो रहा है? 1 यूनिट अधिक हो रहा है खपत, और सवाल में कितना दे रखा है? 8 यूनिट अधिक दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि कीमत कम होने के बाद, कीमत कम होने के बाद खपत ये है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 80 हो जाएगी। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80, यानी कि अब 3600 रुपए में 80 किलो सामान आ रहा है, तो 3600 रुपए में 80 किलो सामान, ठीक है। तो अब आपको बता देना कि वैल्यू कितनी आएगी 1 किलो की। इससे काट दीजिए, चाहो तो आप इसको 9 से काट दीजिए, ये 4 से काट दो, ठीक है, या फिर 8 से भाग दे दीजिए, 8 चौके 32, और ये आ जाएगा 4, 8 पंजो 40, यानी कि 45 रुपए प्रति किलो। उस वस्तु की जो कम होने के बाद जो कीमत आई है वो कितनी आई है? 45 रुपए किलो आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, उसे 30 अंक मिलते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे? देखिए दोस्तों, 40% अंक उसको प्राप्त करने हैं, कितने अंक लाने? 40%। 40% अंक उसको लाने हैं, लेकिन लेके कितने आता है वो? 30 अंक उसको मिलते हैं, और कितने अंकों से फेल हो जाता है? 20 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब यदि 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता, यही होता। इसका मतलब जो 40% की जो वैल्यू दे रखी है, 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 के बराबर में दे रखी है, ठीक है। तो यहां से हमें निकालना है कि टोटल जो परीक्षा का अधिकतम अंक है वो कितना होगा। अधिकतम अंक पता है कितना होता है? 100% के बराबर होता है। 100% की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। देखिए, 1 0 से 1 0 काट दें, 4% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 5/4 इंटू 100, इसको इससे काट दीजिए 25 बार, 25 5 125, यानी कि जो पेपर होने वाला था हमारा वो कितने नंबर का होने वाला था? 125 अंक का होने वाला था। आई बात समझ में? देखिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? 40%, और 40% उत्तीर्ण अंक होने के लिए 30 अंक तो उसको मिलते हैं और 20 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब 30 और 20 टोटल मिला के यदि उसके अंक आ जाते तो 40% के बराबर आते, और 40% के बराबर आते तो वैल्यू कितनी हो जाती है? यानी कि 40% की वैल्यू आती 50 अंकों के बराबर। अब हमें निकालना है कि जो टोटल परीक्षा का अधिकतम अंक है वो 100% का होगा, तो 100% की वैल्यू हमको निकालनी है, तो मान कितना आ जाएगा? 125 से आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले और वह 7200 मतों से हार गया, तो वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, अभी चुनाव होते हैं, चुनाव में जैसे क्या होता है, 2 व्यक्ति खड़े होते हैं और 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हारता है, एक व्यक्ति जीत जाता है। तो मैं मान के चलता हूं कि अपन मान के चलते हैं कि टोटल जो वोटिंग होनी थी वो 100% के बराबर वोटिंग हुई, यानी कि टोटल वोट कितने पड़े? 100 पड़े। अब उसमें से हारने, ये जो कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट उसको 38% वोट मिले। कितने मिले दोस्त? 38% वोट इसको मिले। अच्छा भाई, दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? दूसरे वाले को कितने मिल जाएंगे? 62% मिल जाएंगे। भाई 38 वोट इसको मिले हैं तो 62 इसको मिल जाएंगे। अब इन दोनों का अंतर यदि हम निकालें तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? दोनों का अंतर निकाल दीजिए। 62 में से 38 गए, कितने बचे? 24, यानी कि ये वोटों से कितने से जीतेगा? 24 वोटों से जीत गया, और 24 वोटों से यानी कि कौन सा? ये वाला हार गया, तो 24 वोटों से हारा। 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7200 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 24 72 होते हैं तो 3 टाइम्स ये कट जाएगा, यानी एक की वैल्यू 300 आ जाएगी। और टोटल वोट कितने थे? 100 के बराबर, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 इंटू 100 इक्वल टू आ जाएगा 30,000, यानी कि टोटल उस मतदाता सूची में वैध मतों की संख्या कितनी थी? 30,000 उसमें वोट थे। आई बात समझ में?
देखिए कुछ नहीं करना था, जब चुनाव वाले सवाल होते हैं तो दो उम्मीदवार होते हैं, दोनों में से एक हारता है एक जीतता है। जो दोनों वोटों का जो डिफरेंस होता है वही उनकी हार या जीत का डिफरेंस होता है, यानी उतने ही वोटों से हार या जीतते हैं। इसने बोला कि 38% इसको मिल गए, 38% इसको मिल गए, तो इसको कितना मिलेगा, 62% मिल जाएगी। और दोनों के यदि डिफरेंशिएट करें कि टोटल कितने वोटों से जीता है या कितने वोटों से हारा है, तो कितने वोटों से, 24 वोटों से हार गया। और 24 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 7200, तो 24 72 होते हैं, यानी एक की वैल्यू 300 आ गई। तो टोटल वोट कितने पड़े थे, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000 आ जाएगी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है कि पी की आय क्योंकि पी की आय का 20% और क्यू की आय के 10% के बराबर है। यदि पी की आय 2780 रुपए है तो क्यू की आय क्या होगी। देखिए यदि मैं बात करूं कि पी की आय का 20%, पी की आय का 20% जो बराबर है किसके, क्यू की आय के 10% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, पहली चीज हमको, पहली लाइन ये दी हुई है, हम इसमें से पी और क्यू का रेशियो निकाल लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पी अपॉन जो क्यू है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 10, और ये 20 इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1/20, यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यानी कि पी अपॉन क्यू बराबर में कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, अब देखिए पी की आय आपको दे रखी है, यानी एक की वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी है 2780, दो की निकालनी है तो 200 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2780 इंटू 2 कितना आ जाएगा 0, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15 और 5 कितना आ जाएगा 5560 रुपए आ जाएगा। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है एग्जाम में कि पी की आय का 20% क्यू की आय के 10% के बराबर है, यानी इसका 20% निकालें उसका 10% निकालें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाए। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि एक की आय दूसरे की आय से क्या है, दुगुनी, यानी कि क्यू की आय कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी किसकी, पी की। तो पी की आय जब 2780 दे रखी है तो क्यू की आय कितनी हो जाएगी, इससे 2 गुना हो जाएगा, सीधा सीधा कितना आ जाएगा 5560 रुपए आ जाएगा। चले भाई अगले सवाल क्या, देखिए ये दे रखा है कि यदि के का 150% और बटे में 3 हो, उसका जो वैल्यू आ रही है वो 540 आ रही है, तो के का मान आपको बताना है। देखिए इसमें कहा गया कि के का 150%, 150% मतलब 150/100, और उसमें भाग देना है टोटल कितने का, 1/3 का, और बराबर में वैल्यू कितनी आ रही है 540 आ रही है। कितनी आ रही है दोस्त, 540 उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलिए 540 वैल्यू आ रही है। अब देखिए अब हमें मान निकालना है, के का मान निकालना है, तो इसका मतलब बाकी चीजों को हम क्या करना, उधर लेके जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इससे काट देते हैं हम, इससे काट दीजिए, 25 चौके 100, 25 6 का 150, 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी ये, ठीक है, और 2 से इसको काट दीजिए, 2, 27 दूना 54, ये आ जाएगा 270। के की वैल्यू आ जाएगी 270 इंटू 4, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौके 28, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 1 8 और 2 10, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1080 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्त, 1080 आ जाएगी। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे 25 से डिवाइड किया उसको, फिर 3 से इसको काट दिया और फिर 2 से इस संख्या को काट दिया, तो ये 270 बचे वो 4 के उधर मल्टीप्लाई किया, तो 270 इंटू 4 करोगे तो 2700 के 108 होते हैं, इसकी वैल्यू 1080 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अब स्टार्ट होते हैं लाभ हानि वाले सवाल। देखिए 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए एक कंसेप्ट चलता है, यानी कि एम सीपी बराबर में एन एसपी, यदि कि एम वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर में है एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं, और सीपी अपॉन एसपी का रेशियो एम अनुपात एन आ जाता है। एन अनुपात क्या आ जाता है, एम। इसका मतलब ये होता है कि सीपी के साथ में जो संख्या लिखी होती है वो क्या होती है, विक्रय मूल्य होती है, और जो एसपी के साथ में लिखी होती है वो क्रय मूल्य होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ये सीपी का मान आ गया, ये एसपी का मान आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 12 के साथ में क्या लिखा हुआ है, क्रय मूल्य लिखा हुआ है, किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर।
ठीक है, तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। सीपी अपॉन एसपी बराबर में 15 है ऊपर, और ये इधर से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब 15 रुपए में खरीद कर 12 रुपए में बेचिए तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा भैया। 15 रुपए में खरीद कर 12 रुपए में बेचिए, इसका मतलब सीपी की वैल्यू 15 है, एसपी की वैल्यू 12 है। लॉस हो गया कितने का, 3 का। अब 3 का लॉस कितने पे होगा, 15 पे इंटू 100, तो 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 1/5। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त, 20% आ जाएगा। यानी उसको जो लॉस होगा वो कितने परसेंट का हो जाएगा, 20% का लॉस हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, कई मैं जो सब्जेक्ट है वो 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, तो कई बच्चों को लगता होगा कि सर तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, मैथ्स कैसे पढ़ा रहे होंगे। एक्चुअल में रियलिटी है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स ही है, और मैं पिछले 8 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ कोचिंग्स के अंदर, तो इसलिए ज़्यादा नो डाउट किसी को ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल है कि किसी वस्तु पर पहले 20% की छूट दी जाती है और फिर 10% की छूट दी जाती है, तो एक बार में कितनी छूट उस पर मिलेगी। देखिए दोस्तों, ये डिस्काउंट का सवाल है, और डिस्काउंट निकालने के लिए एक सीधा सा एक फॉर्मूला होता है। जब आपको 2 डिस्काउंट दे रखे हो तो फॉर्मूला होता है a + b - ab/100। क्या होता है डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला, a + b - ab/100। देखिए वैसे आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। देखो मैंने क्या बोला है कि एक वस्तु पर पहले 20% की छूट दी जाती है। मैं इसका थोड़ा सा उदाहरण से बता देता हूँ। जैसे वस्तु की कीमत 100 रुपए है और 100 रुपए पे आपने 20% की छूट दे दी। 20% की छूट दे दी, वस्तु कितने की होगी दोस्त, 80 रुपए की। अब आपने क्या किया, 10% की छूट और दे दी, यानी कि 80 रुपए पे आपने 10% की छूट और दे दी, मतलब 8 रुपए की छूट दे दी। अब 80 पे 8 की छूट देगी तो वस्तु कितने हो जाएगी, 72 रुपए की हो जाएगी। वस्तु कितने की होगी, 72 रुपए की। देखो बेटा, आपने 100 रुपए की वस्तु थी, अब वस्तु कितने में जा रही है, 72 रुपए में, तो कितने का डिस्काउंट मिल गया, 28% का डिस्काउंट मिल गया आपको। 100 रुपए की वस्तु यदि 72 रुपए में बेच रहे हो तो 28% का क्या मिल गया, डिस्काउंट। ये सीधा डिस्काउंट का फॉर्मूला है, आप ऐसे फॉर्मूले में लगा सकते हो कि 20 + 10 - 20 × 10 बटे में 100। 20 + 10 30 हो जाएंगे, 30 - 200 अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 30 - 2 = कितना हो जाएगा, 28%। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। यदि 2 का हो तो एक इसमें रेशियो मेथड भी होता है। रेशियो मेथड भी मैंने क्लासेज में पढ़ाया हुआ है पहले, ठीक है दोस्तों। तो रेशियो मेथड से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो उस पर 29% की हानि होती है। देखिए दोस्तों, हम जो कोई भी वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं उसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो 100% के बराबर होती है, ठीक है, 100% के बराबर होती है। अब यदि उसको 100% से कम करेंगे, कम में बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा, और ज्यादा में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसने कहा कि यदि कोई वस्तु है, यदि इसको 29% की हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु बेची जाती है 355 रुपए में। इसका मतलब ये हो कि 29% की वैल्यू है, यानी कि 71 पर, यानी उस वस्तु की वैल्यू कितनी रहेगी, अब 71% ही रहेगी। 71% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 355, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 21% का लाभ लेने के लिए, इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि यदि 21% का लाभ लेना तो उस वस्तु को कितने से, 100 से ज्यादा में बेचना पड़ेगा, और 100 से कितना ज्यादा में बेचना पड़ेगा, 21 ज्यादा में बेचना पड़ेगा, यानी कि वस्तु की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 121% की। देखिए यहां से आप सीधा सीधा कर सकते हो, 71 को यदि इससे काटोगे तो 3 पंज 7, इसको यदि 5 बार ही कट जाएगा, 5 एकम 5 और 7 पंजो 35, यानी कि 355 आ जाएंगे। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो 121% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121 × 5 कितना आ जाएगा, 5 और 12 पंजो 60, कितना आ जाएगा, 605 रुपए। यानी उस वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए, 605 रुपए में बेचा जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आया समझ में। चलिए अगले सवाल के अंदर। अगला सवाल है, हाँ ये सवाल देखिए काफी अच्छा सवाल है, काफी ट्रेंडिंग में भी सवाल है कि एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा, उसे 10% के लाभ पर बेचा। यदि उसने 20% कम में उस वस्तु को खरीदा होता और 1000 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ मिलता। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, यानी हमने उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है।
अब आपको इसमें दो विक्रय मूल्य दे रखे हैं कि पहले उसने 10% के लाभ पर बेचा है और लास्ट में 40% का लाभ कमा है। ठीक है, पहले 10% के लाभ पर बेचा तो यानी कि 10% के लाभ पर यदि वस्तु को बेचेगा तो कितने में बेच देगा, 110 रुपए में, यही होगा। अब उसने शर्त दे दी कि यदि उसने 20% कम में खरीदा होता है, इसे 20% कम में खरीदा होता है, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को 20% कम करके कितने में खरीदता, 80 रुपए में। कितने में खरीदता दोस्त, 80 रुपए में उस वस्तु को खरीदता। और यदि 80 रुपए में खरीदता तो उस पर परसेंटेज कितने का लाभ हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है, यानी 80 पे 40% का लाभ हो गया, यानी कि कितना, 32 रुपीज का लाभ हो गया। और 32 रुपीज का यानी 8 चौके 32, यानी 80 का यदि 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 8 चौके 32, यानी कि 80 रुपए पर 32 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो वस्तु कितने की जाएगी, 112 रुपए की। कितने की जाएगी मेरा दोस्त, 112 रुपए की जाएगी। देखिए उसने कहा कि पहले वो 10% का लाभ ले रहा था, अब 40% का लाभ ले रहा है, तो कितने रुपए बढ़ गए, यानी कि पहले वो 110 रुपए में बेच रहा था, अब 112 रुपए में बेच रहा है, यानी कितने में बढ़ गया, 2 रुपए वस्तु पर बढ़ गए। और उसने कितने बढ़ा दिए, 1000 रुपए बढ़ा दिए, यानी कि 2 की वैल्यू आपको जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1000 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 1 की वैल्यू 500 आ जाएगी। और क्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है 100 की, तो 100 की वैल्यू निकाल दो, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 इंटू 100 बराबर में कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का सवाल एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ लेना। देखिए दोबारा से समझा देता हूँ कि एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और 10% के लाभ पर उसको बेचा। 10% के लाभ पर बेचेगा तो वस्तु कितने में बेचेगा दोस्त, 110 रुपए में। अब उसने कहा कि यदि उस वस्तु को 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता यानी 100 रुपए की वस्तु को कितने में खरीदेगा, 80 रुपए। और 80 रुपए में जब वो खरीद रहा है, यदि उसको 1000 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। यानी ओवरऑल अब उसने 80 रुपए में खरीदी है, 40% का प्रॉफिट वो कमा रहा है। 40% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 80 पे 40% का प्रॉफिट यदि कमाएगा तो 32 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और 32 रुपए का जो प्रॉफिट कमा के उसने वस्तु को बेचा, तो अब वस्तु कितने की जा रही है, 112 रुपए की। पहले 110 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है। और यहाँ पे कितने में बेच रहा है, 1000 अधिक में बेच रहा है, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000 आ जाएगी। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 50,000 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है ए ने एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, यदि वह उसे 270 रुपए अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता। देखिए सेम वैसा ही सवाल है, अभी उसने पहले 10% की हानि पर बेचा है, इसका मतलब 100 रुपए की वस्तु जो है उसको 10% की हानि पर बेचेगा तो कितने में जाएगी वस्तु दोस्त, 90 रुपए में। कितने में जाएगी, 90 रुपए में जाएगी। अब यदि कह रहा है कि 270 रुपए अधिक में बेचता तो 8% का प्रॉफिट होता। अब 8% का प्रॉफिट कमाना है उसको 100 रुपए की वस्तु पर, तो कितने में बेचेगा, 108 रुपए में। कितने में बेचेगा दोस्त, 108 रुपए में। यानी कि पहले 90 में बेच रहा था, अब 108 में बेच रहा है। कितने रुपए बढ़ा दिए, 18 रुपए। और 18 की वैल्यू आपको दे रखी कितनी, 270। 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 270 दे रखी है। और निकालनी कितने की, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो ये सीपी है हमारा, इसकी वैल्यू निकालनी है। यानी 18 की वैल्यू 270, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है, 30। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। और 100 सीपी 100 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 आ जाएगी। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना आ जाएगा, 1500 रुपए आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, एक व्यापारी दो समान वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदता है। यदि एक वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि होती है तो उसे कुल मिलाकर क्या होगा। देखिए दोस्तों, कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए जिसमें एक वस्तु पर 20% का प्रॉफिट हो रहा हो और दूसरी वस्तु पर 20% का लॉस हो रहा हो, यानी आपको यदि यहाँ पे चाहे x% दे रखा हो और यहाँ पे भी यदि x% दे दिया जाए, तो उस ओवरऑल जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में हमेशा ऐसे सौदे में उस व्यक्ति को हानि होती है। ऐसे सौदे में क्या होती है, हानि होती है। अब हानि कितने की होगी वो देखिए, हानि जो होती है वो होती है x²/100, यानी कि 20 का स्क्वायर अपॉन 100। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 बटे 100 कितना आ जाएगा, 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी।
4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। याद रखना दोस्तों, यदि दो वस्तुएं हैं समान मूल्य पर खरीदी गई है, यदि उनमें से किसी एक पर इतने x% का प्रॉफिट हो रहा हो और दूसरे पर x% की हानि हो रही हो, तो उस कंडीशन में उस सौदे में हमेशा उस व्यक्ति को क्या होती है, हानि होती है। और वो हानि कितने की होगी, x² 100 के बराबर की हानि होगी। तो यहाँ पे 20 है x की वैल्यू, तो 20 के मेन मान रख देंगे, कितना हो जाएगा 400, 400/100 कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। और हमेशा ऐसे केसेस में हानि होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए, अंकित मूल्य से 20% पर छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, यानी कि डिस्काउंट दिया 20% का और प्रॉफिट मिला कितने का, 25% का। तो वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितने प्रतिशत है। देखिए, क्रय मूल्य और जो अंकित मूल्य होता है उनके बीच में एक रिलेशन होता है कि CP/MP बराबर 100 - D/100 प्लस P। देखिए, अब CP/MP का रेशियो निकालना है, तो CP/MP बराबर में 100 - D। D की वैल्यू कितनी है दोस्त, 20 है, तो 100 में से 20 गए, कितने बचे, 80। और प्रॉफिट कितना है, 125% का प्रॉफिट है, ये हो जाएगा 125। अब ये कह रहा है कि जो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का कितना परसेंट है, यानी इसका हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है कि 80 जो है वो 125 का कितना परसेंट है, क्योंकि सीपी की वैल्यू कितनी है, 80, और एमपी की वैल्यू कितनी है, 125। परसेंटेज वैल्यू निकालनी, परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, 4 से काट दीजिए, सॉरी 25 से काट दीजिए, 25 चौके 100 और 25 5 125। ठीक है, और इसको इससे काट दीजिए, 16 पंजो 80, 16 चौके कितने आ जाएगी, 64% आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64% उसकी वस्तु की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 64% आ जाएगा, किसका, अंकित मूल्य का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि देखिए, अब आगे हमारे साधारण ब्याज वाले सवाल। ये कह रहा है कि 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1280 रुपए ब्याज मिलता है। यदि वही राशि 2 वर्षों के लिए 12% पर रखी जाए तो ब्याज कितना मिलेगा। देखिए दोस्तों, 4 वर्षों के लिए 8% पर कोई राशि रखी जाती है तो ब्याज कितना हो जाएगा मेरा दोस्त, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32%, यानी कि कितना हो जाएगा, 32% का ब्याज हो जाएगा। और 32% ब्याज की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1280 दे रखी है। 32% ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1280 दे रखी है, यानी 4 वर्षों के लिए 8% की दर से ब्याज दिया गया, तो 1 वर्ष पे 8%, तो 4 वर्षों में 32%। अब यानी कि 32% की वैल्यू दे रखी है, हमें कहा गया कि 2 वर्षों के लिए यदि राशि 12% की दर पर रखी जाए तो 2 वर्षों के लिए रखेंगे तो कितना हो जाएगा ब्याज, 24% हो जाएगा। यानी कि 32% की वैल्यू देके आपसे कितने का पूछिए, 24% की वैल्यू आपसे पूछिए। तो देखिए, यदि इसको मैं काटता हूं तो ये कितनी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 32 चौके 128 होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू 40 आ गई, 24% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 चौके 96, यानी कि 960 रुपए ब्याज आ जाएगा, 960 रुपए क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं था, 8% की वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए ब्याज दे रखा है 1280 रुपए, तो यानी कि आपको जो वैल्यू दे रखी है वो 32% की वैल्यू दे रखी है। 32% की वैल्यू कितनी है, 1280 दे रखी है, तो 24% की वैल्यू आपको निकालनी थी, 24% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 960 आ जाएगी। चलिए अगले सवाल की ओर। 2500 रुपए पर कितने समय में 8% साधारण ब्याज 1000 रुपए हो जाएगा। देखिए, आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PTR/100। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है, 1000 रुपए, मूलधन कितना है, 2500 रुपए। ठीक है, समय कितना है, निकालना है सब, ब्याज की दर कितनी है, 8%, 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 अंटे 200, यानी कि 200T बराबर में कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 10/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा। यानी वो जो ब्याज मिलेगा वो कितने वर्षों में मिलेगा, 1000 रुपए ब्याज 5 वर्षों में मिलेगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि 4000 रुपए पर x
वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 2000 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल को ये बहुत सीधा तरीका है, यदि आप थोड़ा सा अप्रोच लगाएंगे तो देखिए, यानी कि ये 4000 है, मूलधन है, यानी कि ये जो 4000 है वो हमारा मूलधन है, और जो ब्याज है वो कितना है 2000। इसका मतलब इसका आधा मिल रहा है ब्याज हमें। ब्याज कितना मिल रहा है? आधा, यानी कि जो ब्याज मिल रहा है वो 50% मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है भाई? ब्याज कितना मिल रहा है? 50% मिल रहा है। ये कह रहा है कि x वर्षों में 5% की दर से, तो यानी कि x इंटू 5% की दर से यदि मैं निकालूं तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 50%। तो x की वैल्यू मुझे बता सकते हो? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो x का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बहुत सीधा सा सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं है। वैसे आप निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। 2000 रुपये ब्याज है, बराबर में मूलधन कितना है 4000 इंटू 5 इंटू समय निकालना है, बटे में कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 40 पंजे 200, और ये 2000 है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 बटे 200, कितनी आ जाएगी 10। वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 वर्ष आ जाएगी। यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, यदि आप थोड़ा सा यूज करते कॉमन सेंस अपना कि 4000 रुपये ब्याज, 4000 रुपये पे कितना ब्याज मिल रहा है 2000 मिल रहा है, इसका मतलब आधा ब्याज मिल गया। आधा ब्याज मिल गया 5% की दर से, एक साल में 5% मिल रहा है, तो कितने साल में मिलेगा आधा? 50% कितने साल में मिल जाएगा? 10 साल में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 16,000 रुपए 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर तिमाही दे। देखिए दोस्तों, इसमें कई बार एग्जाम में सवाल ब्याज की दर तिमाही, ब्याज की दर क्या दे रखी है? तिमाही। और एक ब्याज की दर मिलती है अर्धवार्षिक। एक ब्याज की दर क्या मिलती है? अर्धवार्षिक। देखिए दोस्तों, जब तिमाही ब्याज की दर हो तो इसका मतलब ये होता है कि हर 3 महीने में ब्याज की गणना करनी है। अब जब हर 3 महीने में ब्याज की गणना करनी है तो दोस्त जो रेट है वो कितनी हो जाएगी? R/4, क्योंकि हमें 4 बार ब्याज काउंट करना पड़ेगा। एक साल में कितना ब्याज काउंट करना है? 4 बार। और जो एक रेट तो हो जाएगी 1 बटा यानी कि बटे में 4, और जो समय होता है वो 40 हो जाता है, यानी कि 4 गुना हो जाता है। ठीक है, ये तो होती है कि इसमें तिमाही में। अर्धवार्षिक की बात यदि करूं तो अर्धवार्षिक में R/2 हो जाएगी, यानी कि हर 6 महीने में क्या करनी पड़ती है? ब्याज की गणना करनी पड़ती है। पर अर्धवार्षिक में ब्याज की गणना हर 6 महीने में करनी पड़ती है, तो समय कितना हो जाएगा? 2T हो जाएगा, यानी कि समय कितना हो जाएगा? दुगना। यदि तिमाही है तो जो दर है वो कितनी हो जाएगी? 4th हो जाएगी, और समय कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ब्याज की दर 20% वार्षिक दे रखी है, वार्षिक दे रखी है, ब्याज गणना करनी है तिमाही, तो इसका मतलब ब्याज की दर कितनी हो जाएगी हमारी? 5% हो जाएगी। ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 5%, क्योंकि 20 में किसका भाग दे देंगे? 4 का भाग दे देंगे, यानी ब्याज की दर आ गई हमारी 5% के बराबर। ठीक है, अब ब्याज की दर 5% आ गई, समय निकालना है हमें। समय कितना हो जाएगा? 9 इंटू 4, 9 चौके 36, यानी कि हमें 36 माह का ब्याज निकालना है, यानी कि 3 साल का ब्याज हमें निकालना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, याद रखना चक्रवर्ती ब्याज के लिए यदि आप 2 वर्ष का ब्याज निकाल रहे हो तो जो 2 वर्ष का ब्याज होता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2A + B, और यदि 3 वर्ष का ब्याज निकाल रहे हो उसके लिए फॉर्मूला होता है 3A + 3B + C। ये 2 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज के लिए फॉर्मूले होते हैं। ये 2A + B और ये होता है 3A + B। देखिए, अब ब्याज की दर, अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है सिर्फ। 3 वर्ष के लिए तो 3 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, क्योंकि 36 माह, यानी कि 36 कितने हो जाएंगे? 3 वर्ष के बराबर हो जाएंगे, यानी कि 3 का ब्याज निकालना है। तो दर कितनी है? 5% के हिसाब से। देखिए, यदि 16,000 का मैं 5% निकाल देता हूँ, 5% निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 16 पंजो 80, 800 रुपए। ठीक है, अब इस 800 का भी कितना निकाल देते हैं? 5% निकाल देते हैं। 800 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 40, और इस 40 का भी 5% निकाल दीजिए। 40 पंजे 200, तो ये आ गया टोटल 2। देखिए, अब 3 वर्ष का ब्याज काउंट करना है तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा? 3A + 3B + 3C, तो सॉरी C, तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, और इसको जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 8 तिया 2400, ये हो जाएगा 4 तिया 120, 40 तिया, और ये आ जाएगा 2, तो टोटल ब्याज कितना आ जाएगा? 2।
2, 4 और 1 5 और ये आ जाएगा 2522 रुपए ब्याज के आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2522 रुपए ब्याज के आ जाएगा। आई बात समझ में? देखिए दोस्तों, याद रखना, यदि तिमाही आपको ब्याज की दर दे रखी हो तो तिमाही के लिए कितना आ जाता है? R/4 करनी पड़ती है। जो दर हमें वार्षिक दी जाती है, क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हम जो ब्याज है वो कितनी बार काउंट करते हैं एक साल में? 4 बार काउंट करते हैं। हर 3 महीने में एक बार काउंट करना पड़ता है, तो ब्याज टोटल कितना हो जाएगा? 4 बार काउंट हो जाएगा। यदि अर्धवार्षिक हो गया तो इसका मतलब हमें ब्याज कितनी बार काउंट करना है? हर 6 महीने में काउंट करना है। और हर 6 महीने में काउंट करना है तो ब्याज कितनी बार काउंट होगा? 2 बार काउंट होगा। इसलिए यहाँ पे दर आधी हो जाती है, वहां पे दर चौथाई हो जाती है। अब हमें बोला गया कि ब्याज की दर तिमाही है, तो तिमाही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दर को क्या करना पड़ेगा? चौथाई कर देना पड़ेगा। और चौथाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। और यदि समय को 4 गुना कर देंगे तो समय कितना हो जाएगा? 9 चौके 36 हो जाएगा। यानी कि 36 महीने, यानी अप्रोक्सीमेट कितना? 3 साल, यानी कि सीधा सीधा 3 साल का ब्याज। और यदि 2 साल के लिए ब्याज के लिए फॉर्मूला लिखना हो तो ये होता है 2a + b, और 3 साल के लिए होता है कितना? 3a + 3b + c। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल दीजिए। ए की वैल्यू 5% निकाल दीजिए पहले, ये बी की वैल्यू आ जाएगी, ये सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये सी को इसमें ऐड कर दिया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2522 रुपए आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि 2 वर्ष के 10,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपए है। ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या होगी? देखिए दोस्तों, यदि आपको सीधा सीधा ब्याज की दर निकालनी है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है D/P बराबर में R/100 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि डिफरेंस बटे मूलधन। डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 400 रुपए। मूलधन कितना है? 10,000 बराबर रेट हमें निकालनी है R², और 100 का यदि स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ये 10,000 से 10,000 कैंसिल हो गया। R² की वैल्यू कितनी आ गई? R² की वैल्यू कितनी आ गई? 400। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 20% आ जाएगी। यानी कि सीधा सीधा यदि हम देखें तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ये 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष का यदि आपको अंतर दे रखा हो तो सीधा सीधा आप यहाँ से निकाल सकते हो जब आपको रेट आपसे पूछी जाए। ये आपसे डिफरेंस, डी का मतलब होता है डिफरेंस, और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, यानी कि D/P बराबर R/100 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 20% आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 105 रुपए है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 70.70 है, तो प्रति वर्ष दर ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, 3 वर्षों का आपको साधारण ब्याज दे रखा है, 3 वर्ष का SI आपको दे रखा है कितना? 105 रुपए। ठीक है, तो 1 वर्ष का यदि SI निकाल दें तो 1 वर्ष का SI कितना आ जाएगा? 105/3 कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अच्छा, एक बार यदि मैं आपसे पूछूं कि सर 2 वर्ष का SI कितना आ जाएगा, तो 2 वर्ष का SI कितना आ जाएगा भाई? 70 रुपए। और देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है उसने? 70.7, यानी कि 70.70। यानी कि जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो क्या है? यानी एक्स्ट्रा जो दिया हुआ है वो क्या है? 2 वर्ष का, यानी कि डिफरेंस है दोनों वर्ष का SI का। SI का डिफरेंस कितना है? 0.70 का। और ये जो 0.70 वो ब्याज मिल रहा है कितने पे? यानी कि पहले जो 35 है हमारा 1 वर्ष का जो CI SI है उस पे ब्याज मिल रहा है, तो यानी कि ब्याज की दर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 अपॉन, यानी कि 0.70 अपॉन 35 इंटू 100। तो ये सीधा सीधा क्या आ जाएगी? ब्याज की दर हमको मिल जाएगी। ब्याज की दर यहाँ से क्या करेंगे? सीधा सीधा 2 जीरो नीचे लगा देंगे, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 35 से कम 35, 35 दूना 70, यानी कि ब्याज की दर कितनी आ जाएगी हमारी? 2% आ जाएगी। आई बात समझो। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं था सवाल के अंदर, 3 वर्षों का साधारण ब्याज आपको दे रखा था 105 रुपए, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 35 रुपए हो जाएगा। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है कितना? 70.70। इसका मतलब यदि 2 वर्ष का SI निकालूं तो 2 वर्ष का SI कितना हो गया? 70 रुपए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो मैं डिफरेंस दिया हुआ है, और डिफरेंस यानी कि जब हम ब्याज निकालते हैं, देखिए 2 वर्ष का जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? ये हम कोई भी राशि है उस पे A
ये ए, और उसके बाद यदि इस पे भी जो ब्याज निकालते हैं परसेंटेज दर से, तो ये जो हमारा आता है वो बी आ जाता है। यानी ये दोनों चीजें तो हमें दे रखी है, 70 हो गया। यानी ये जो R% दे रखा है वो किसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.70 दे रखी है, और ये कितने पे आ रहा है, पहले वर्ष का ब्याज पे आ रहा है। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना है, 35 पे 0.70 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसकी जो ब्याज की दर है वो कितनी हो जाएगी, 2% हो जाएगी। चलिए अगला है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष की समयावधि के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 126 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात करो। देखिए दोस्त, इस सवाल को मैं आपको करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। देखिए 2 वर्ष का यदि मुझे साधारण ब्याज निकालना हो, 2 वर्ष का SI, तो दोस्त कितना हो जाएगा, पहले 10%, फिर 10% कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो कितना हो गया, 20% हो गया। अब यदि मुझे चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो, मैंने अभी आपको बताया था कि चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, यानी कि पहले साल 10% मिल गया, फिर अगले साल 10% तो मिलेगा ही, उसके साथ में ये जो पहले साल का ब्याज है इस पे भी 10% ब्याज आपको मिलेगा। तो 10 का 10% यदि हम निकालेंगे तो 10 का 10% होता है कितना, 1। तो यानी अगले साल जो मिलेगा वो टोटल मिल जाएगा कितना, 11%। यानी कि टोटल हमें जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 21% ब्याज मिलेगा। 10% तो ये मिलेगा, 10% तो ये मिलेगा, 11% ये मिलेगा, यानी कि टोटल हमें ब्याज मिलेगा कितना, 21%। कितना मिलेगा दोस्तों, 21%। देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिल रहा है मुझे 20%, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यदि मैं काउंट करूं तो चक्रवर्ती ब्याज मिल रहा है मुझे कितना, 21%। तो अंतर कितने का हो गया भाई, यानी कि अंतर कितना आ गया, 21% माइनस 20%, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 126। यानी 1% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 126। 100% मूलधन निकालना है तो 100% की कितनी आ जाएगी, 12,600। कितनी आ जाएगी, 12,600 रुपए आ जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो, सीधा सीधा फॉर्मूला अभी मैंने आपको बता दिया, या फिर आप डायरेक्टली ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 12,600 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से निश्चित दर से 3 वर्ष में किस दर से 36% तक बढ़ जाएगी। 3 वर्ष में समय किस दर से 36% बढ़ जाएगा क्या साधारण ब्याज। देखिए यदि मैं आपसे कहूं कि 3 वर्ष में किस दर से 36% हो जाएगा, तो यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36/3। कितना आ जाएगा दोस्तों, 12% आ जाएगा, यानी कि 12% ब्याज की दर हो जाएगी। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए ये कह रहा है कि 25,000 रुपए की राशि पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज और वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या हो। देखिए दोस्त, यदि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की मैं यदि बात करूं तो देखिए वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज कितना मिलेगा मुझे। देखिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज यदि मुझे निकालना हो तो 1 वर्ष के लिए दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। 1 वर्ष में चाहे साधारण ब्याज निकालो चाहे चक्रवर्ती ब्याज निकालो, दोनों की वैल्यू क्या आती है, समान आ जाती है। समान आ जाएगी, इसका मतलब 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 20% मिल जाएगा बेटा। 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा। अब यदि अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो अर्धवार्षिक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्याज की दर को आधा करना पड़ेगा, और ब्याज की दर आधा करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। और 10% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज अभी मैंने बताया था कितना आता है, 21% आता है। ये 21% और ये 20% है, दोनों का अंतर कितना है वो ही हमें निकालना था। कितना आ जाएगा, अंतर 1% आ जाएगा। 1% किसका, मूलधन का। तो 25,000 का 1% निकाल दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। 2 जीरो कितना आ जाएगा, 250 रुपए आ जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा, 250 रुपए अंतर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि किसी राशि को साधारण ब्याज पर दिया जाता है, 5 वर्षों में 50% की वृद्धि हो जाती है। 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 50% हो जाता है साधारण ब्याज। यानी कि 5 वर्षों में साधारण ब्याज हो गया 50%, यानी कि 5 इंटू x% की वैल्यू है टोटल 50%। तो एक बात बताइए मुझे, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी।
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसी 10% के हिसाब से आप बताइए 15,000 रुपए पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा और बता देता हूं, यदि आपको वार्षिक ब्याज की दर 10% दे रखी हो, कितनी दे रखी हो, 10%, तो 10% के लिए यदि 2 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो वो आता है 21%। कितना आता है दोस्त, 21%। यदि 3 वर्ष का भी आपको ब्याज निकालना हो तो वो आता है 33.1%। कितना आता है दोस्त, 33.1% आता है। ठीक है, तो यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा, 33.1% आ जाएगा। और 33.1% हमको किसका निकालना है, 15,000 का निकालना है। तो 15,000 का 33.1% निकाल दीजिए। 15,000 33.1% अपॉन 100। देखिए, एक जीरो हटाएंगे, नीचे जीरो आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इकाई अंक कितना आएगा, 5। और एक ही ऑप्शन में मुझे इकाई अंक 5 दे रखा है, बाकी किसी में है नहीं है, तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4,965। आई बात समझ में। देखिए, एग्जाम में सवाल को करना है, अप्रोच लगानी है आपको, ऑप्शन के आधार पर भी ऑप्शनों को एलिमिनेट करना भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ नहीं था सवाल में, 5 वर्षों में 50% हो रहा है, तो इसका मतलब ब्याज की जो दर हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। और 10% के लिए आपको याद रखना है, यदि ब्याज की दर 10% दे रखी है तो 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है हमारा 21%, और साधारण ब्याज कितना होता है, 20% होता है। ठीक है, और यदि 3 वर्ष का यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालो तो ये आता है 33.1%, और साधारण ब्याज कितना होता है, 30%। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए कि अंकुर ने 8,000 रुपए साधारण ब्याज पर जमा किए, 3 वर्ष बाद 9200 रुपए हो गए। यदि वार्षिक ब्याज की दर 3% अधिक होती तो कितने रुपए राशि अधिक मिलती। देखिए दोस्तों, 3 वर्ष के लिए उसने जमा किए और 3 वर्ष में हो गए कितने, 9200 रुपए। अब इसने कहा कि 8,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए जमा तो कर दिए, लेकिन उसने कहा कि नहीं यार, ब्याज की दर 3% अधिक होती, तो यानी कि 3 वर्ष के लिए यानी 1 वर्ष के लिए ब्याज की दर 3% अधिक है, तो 3 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी बेटा, 9% अधिक हो जाएगी। कितने का 9%, 8,000 का, यानी इतना ब्याज उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। 8,000 का 9% निकाल दीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 720 रुपए और उसको एक्स्ट्रा मिलते। भाई 9,200 रुपए तो मिल ही रहे थे, अब 720 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 9920। 9,920 रुपए उसको ब्याज के रूप में मिलेंगे। कितने रुपए एक्स्ट्रा, टोटल कितना मिल जाएगा, 9,920 रुपए ब्याज के रूप में उसको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि जैसे अभी मैंने आपको लेटेस्ट बताया था कि यदि आपको एग्जाम में डायरेक्टली 10% का पूछे तो 10% का आप सीधा सीधा निकाल सकते हो कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। देखिए, यदि 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, और यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 33.1% आएगा। तो दोनों का अंतर कितना हो गया भाई, 3.1% का अंतर हो गया। 3.1% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1674 आपको दे रखी है। तो आपको निकालना है कि मूलधन निकालना है, तो कितना निकालना है, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1674 अपॉन 3.1 इंटू 100। देखिए 1 जीरो जीरो। ठीक है, अब इसको काट दीजिए 31 से, 31 पंजो 150, सॉरी 155, ये बचेगा कितना, ये कट जाएगा 4 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 54, और ये कितना आ जाएगा 54,000, यानी कि हमारा जो मूलधन है वो कितना आ जाएगा, 54,000 आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना था, अभी मैंने आपको बताया था कि यदि आपको ब्याज की दर आपको 10% दे रखी हो तो ब्याज की दर 10% के लिए 2 वर्ष का जो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 21% होता है, और 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कितना होता है, 33.1% होता है। ठीक है, साधारण ब्याज 30% हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% हो जाएगा, यानी कि टोटल जो डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 3.1% का डिफरेंस आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है, 1674 है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मूलधन हमको निकालना है। तो मूलधन निकालेंगे तो 1674 से डिवाइड करेंगे 31 को, कितनी बार, 54 बार कट जाएगा, तो टोटल की मूलधन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54,000 आ जाएगी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, हाँ कैलकुलेशन का सवाल है कि राजस्थान पुलिस में पूछा गया ऐसा सवाल। देखिए दोस्तों, यदि आपको कैलकुलेशन का सवाल आए तो मैथ्स के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो होता है यूनिट डिजिट और एक होता है डिजिटल सम।
दोनों कंसेप्ट है। जब आप नेक्स्ट सीईटी क्लास में हमारे पास यदि ऑफलाइन बैच में पढ़ोगे या ऑनलाइन बैच हमारा जो लोगे, उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि डिजिटल सम कैसे लगाते हैं, यूनिट डिजिट कैसे लगाते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं कई बार आपको देखते होंगे कि मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूँ और सवालों में सीधा सीधा क्या लगा देते हैं, यूनिट डिजिट। अब देखिए इसमें हमको दे रखा है कि सबके जो यूनिट डिजिट है, इकाई के अंक सबके अलग अलग है, तो क्यों ना हम सवाल में यूनिट डिजिट लगा के सवाल को कर सकते हैं। देखिए यूनिट डिजिट की यदि मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे है 3 और माइनस का कितना है 8 और उधर दे रखा है कितना 87। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यदि मैं आपसे बात करूं कि 1 + 3 4 हो जाएंगे, 4 में से 8 गए, कितने बचेंगे 6 गए, यानी कि 14 हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6 आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अब यदि 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, क्योंकि हमारा जो वैल्यू दे रखी है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन हमारे अलग अलग दूर दूर भी दे रखे हैं और वैसे भी अलग अलग दे रखे हैं, ऑप्शन यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है। ठीक है, देखिए यदि मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहां पे कितना मिल जाए 6 मिल जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से यदि मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 7 × 2 = 56। इसका मतलब हमारा जो इकाई, हमारी जो संख्या आएगी उसके जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा हमारा, ऑप्शन क्या आ जाएगा 168 आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हम सवालों को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि इसकी और इसकी वैल्यू बराबर होनी है, दोनों वैल्यू क्या होनी है, बराबर होनी है। भाई ये कह रहा है कि यदि इसकी और इसकी वैल्यू बराबर है तो यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, तो यहाँ पे भी इकाई का अंक 6 आना चाहिए। और इकाई का अंक 6 कब आएगा, जब इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। यदि इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी इकाई का अंक 6 आएगा। 8 से मल्टीप्लाई करने के लिए इकाई का अंक 1 में ही 8 दे रखा है, कितना 168। ठीक है, 7 × 8 = 56 होते हैं, एक्स की जगह कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 168 हमारा आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिए, यहाँ पे इकाई का अंक 1, यहाँ पे इकाई का अंक 3, यदि 1 और 3 4 और 4 में से यदि मैं 8 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि ये 14 हो जाएगा, ये 6 आ गया। अब इस 6 को लेके आना है कि 87 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इकाई का अंक 6 आ जाए। 87 को यानी कि जो 7 है उसको किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि इकाई का अंक जो हमारा वो कितना आ जाए 6 आ जाए। तो इकाई का अंक 6 लाने के लिए मुझे इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 8 इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1 ही में आ रहा है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल भी देखिए, 1198 का को मल्टीप्लाई करना था 1198 से। देखिए दोस्तों, इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। डिजिटल सम का प्रयोग करने के लिए आपको याद रखना एक चीज कि हम क्या करेंगे, संख्याओं का योग करेंगे, और संख्याओं का योग करते टाइम 9 को हम हटा देते हैं। देखिए 1198 इंटू 1198, 9 को हटा देंगे, 8 और 1 9, ये भी गया, ये 9, 8 और 1 9, यानी कि संख्या बच गई 1 × 1 1। इसका मतलब ये होगा कि जिस संख्या का डिजिटल सम 1 आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए यदि मैं करूं, हमें 9 को हटा देना, 4 5 9, 4 3 7 2 9, 1 और 0, 1 आ गया आंसर, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इसमें सेम संख्या है, इसमें 2 भी है यहाँ पे, तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 9, इसमें 5 हो जाएगा। इसमें यदि देखूं तो 4 3 7 2 9 और 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी कि डिजिटल सम 1 ही में 1 आ रहा है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, जब बड़े कैलकुलेशन के सवाल आते हैं तो उसको हम 2 चीजों से करते हैं। मैं आपको ये जो सीईटी का नया बैच स्टार्ट होगा उसमें सिखाऊंगा, एक तो यूनिट डिजिट आता है और एक दूसरा जो सम वो आता है डिजिटल सम। डिजिटल सम, ये दोनों कंसेप्ट है, ये दोनों कंसेप्ट यदि आपने सीख गए तो मैथ्स के अंदर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है इकाई का अंक क्या होगा। देखिए आपको बोला गया कि इस सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, इकाई का अंक बताइए। देखिए 71 × 72 × 73 × 74 × 75 और 79 तक मल्टीप्लाई करना।
देखिए दोस्त, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, तो इकाई अंक कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, 4 5 0 ही आएगा इकाई अंक, इसके अलावा कोई भी इकाई अंक इसका नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है कि दो ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल दे रखा है DEF। AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और CA अपॉन FD, इसका मान दे रखा है आपको 3/5। तो आपसे पूछा गया है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ये दोनों ट्राइंगल समरूप ट्राइंगल है। समरूप ट्राइंगल एक होता है सर्वांग सम ट्राइंगल। ठीक है, सर्वांग सम में क्या होता है कि यानी कि ट्राइंगल के जो तीनों कोण, तीनों एंगल दोनों क्या होते हैं, यानी कि दूसरे कोण के बराबर होते हैं, यानी कि वो पूरे के पूरे सर्वांग सम होते हैं, यानी कि सर्व अंग समान। ठीक है, एक होता है समरूप। समरूप का मतलब होता है जो इसकी जैसे दिखने वाला। ठीक है, देखिए दो ट्राइंगल दे रखे हैं ABC DE और F। ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल। इसमें आपको दे रखा है कि AB और जो DE है उसका जो रेशियो है वो बराबर है किसके? BE BC और EF, और बराबर में किसके? AC और DF। और इनका जो मान दे रखा वो दे रखा 3/5। एक चीज याद रखना, जब इस तरह की वैल्यू दे रखी हो तो उसका जो क्षेत्रफलों का अनुपात जब हम निकालते तो क्षेत्रफलों का जो रेशियो आता है वो आता है इसका स्क्वायर और इसका बी स्क्वायर। यानी कि इनका जो ट्राइंगल ABC बटे ट्राइंगल DEF यदि हम निकालें, यदि एरिया निकालें इनका, तो एरिया का जो अनुपात आएगा वो आएगा इन दोनों का स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 9/25। आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? 9/25 इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? याद रखना दोस्तों, जब जो त्रिभुज समरूप हो तो समरूप त्रिभुजों में ये चीजें प्रॉपर्टी लगती हैं, यानी कि जब इन भुजाओं के अनुपात इसके अनुपात के बराबर, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इन ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है उनका जो रेशियो निकल के आता है वो उन भुजाओं के जो रेशियो आता है उसका स्क्वायर के बराबर में होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 मीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करो। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a²। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 400√3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 × 4। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √400 × 4, ये हो जाएगा 1600। 1600 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। अब आपसे परिमाप पूछ रहा है तो ट्राइंगल्स में कितनी भुजाएं? तो 3 भुजाएं, तो परिमाप आ जाएगा 3a, यानी कि 3 × 40 = 120। कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 मीटर। आई बात समझ में? याद रखना समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कितना? √3/4a²। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 56 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 56 सेंटीमीटर परिधि वाले, देखिए परिधि वाले, परिधि का मतलब क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है 2πr, और 2πr की वैल्यू कितनी दे रखी है? 56 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो यहां से मुझे r की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को इसको मैं हटा देता हूं, 28 दूना 56। ठीक है, तो यहां से r की वैल्यू निकाल लूंगा 28/π। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28/π आ जाएगी। क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है, पाई इंटू 28/π का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? पाई इंटू 28 का स्क्वायर बटे पाई का स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कैंसिल, नीचे एक पाई आ जाएगा। और 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784 बटे 22 × 7। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 5488। और यदि इसको 22 से डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में आंसर आएगा। पॉइंटों में आंसर कितना आ जाएगा? 249.545 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। वर्ग का विकर्ण है 12√2। देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का यदि विकर्ण में लिखो, विकर्ण होता है √2a।
और कितना दे रखा है 12√2 दे रखा है, इसकी वैल्यू है a√2 के बराबर। तो √2 से √2 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, अभी करें कि वर्ग का परिमाप समबाहु त्रिभुज के परिमाप के समान है। वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4a होता है और इसका होता है 3a। a की वैल्यू 12 चौके 48, ये 3a के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 12 चौके 48 बराबर में 3a। a की वैल्यू आ जाएगी कितनी 16। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। a की वैल्यू 16 है, आपको निकालना है उसका एरिया बताना त्रिभुज का। त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा √3/4a²। ठीक है, 16 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा √3/4a², मतलब 16 का स्क्वायर कितना 256। यदि इसको मैं 4 से काट दूं तो कितना हो जाएगा 64√3 एरिया कितना आ जाएगा 64√3। स्क्वायर रूट है वो याद रखना भाई, ये लिखा हुआ है 24√3, ये 4√3, ये 32√3 और ये है 64√3। क्या आ जाएगा 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, चलें आगे बढ़े, क्योंकि वर्ग और समचतुर्भुज का समत्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं समान। वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा है 12√2। वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a, √2 यानी 12√2 दे रखा है। a की वैल्यू यहां से निकाल देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 12। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 12 × 4, 12 चौके 48, और ये किसके बराबर है समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से 16 आ जाएगी और इसका मान हम आराम से निकाल देंगे। ठीक है, a²। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है, यदि दो वर्ग के दो विकर्णों की लंबाई का अनुपात 4:7 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों याद रखना, यदि दो वर्ग हैं और वर्ग के विकर्णों का अनुपात आपको दे रखा है, वर्ग के विकर्णों का अनुपात यदि आपको 4:7 दे रखा है तो उनका जो एरिया होगा, एरिया का जो अनुपात होगा वो होगा विकर्णों के स्क्वायर के बराबर। तो यानी कि 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो एरिया कितना हो जाएगा उनका 16:49 के बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला, एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 है। एक आयत बनाया गया जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। इसकी चौड़ाई 10 इकाई है, तो उस आयत का परिमाप ज्ञात करो। देखिए ये त्रिभुज का परिमाप है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे रखी है 5, 12 और 13। यदि मैं 5, 12, 13 की बात करूं तो ये कौन सा है राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, यानी कि 5, 12 और 13 एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यदि मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो क्या होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 2 से इसको काट दूंगा तो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसका और आयत का क्षेत्रफल दोनों क्या है बराबर। आयत का क्षेत्रफल और यदि और आयत की चौड़ाई आपको दे रखी है 10, यानी कि 30 बराबर में L इंटू बी, और बी का मान दे रखा है 10 इंटू एल। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब आयत का परिमाप पूछा, परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है 10। तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26 इकाई, उसका क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26 इकाई, उसका क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल यानी कि दो विकर्ण होते हैं D1 इंटू D2। ठीक है, अब देखिए D1 की वैल्यू हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर और टोटल दे रखा है 216 सेंटीमीटर। ये 216 बराबर में 1/2 इंटू 24 इंटू D2। ठीक है, यहां से यदि वैल्यू निकालनी D2 की तो 12 डिवाइड करेंगे 216/12 इक्वल टू D2 की वैल्यू आ जाएगी। D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त 12 एकम 12 और 12 × 96, यानी कि कितनी आ जाएगी D2 की वैल्यू 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखिए समचतुर्भुज का एक फॉर्मूला और होता है, यानी ए निकालने के लिए भुजा निकालने के लिए होता है 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर।
यदि दो विकर्ण दे रखे हो तो यदि आपको डायरेक्टली भुजा निकालनी, क्योंकि परिमाप निकालना है तो भुजा चाहिए, और भुजा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसके मान निकाल देंगे 1/2, d1 का स्क्वायर कितना होगा 18, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, और 18 का कितना 324, यानी 1/2 टोटल अंदर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 76 और 24 कितना हो जाएगा 100, और 500 और 300 800, तो टोटल हो जाएगा 900, 900 को बाहर निकालेंगे 30, तो यानी कि ये आ जाएगा कितना 15, यानी उस जो समचतुर्भुज है उसकी जो भुजा है उसकी वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर है, और यदि 15 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा 4a, 4 इंटू 15 कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। एरिया कितना आ जाएगा उसका 60 सेंटीमीटर एरिया, सॉरी परिमाप कितना आ जाएगा पैरामीटर 60 सेंटीमीटर उसका पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना फॉर्मूले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यदि विकर्ण आपको यदि दे रखे हो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक आयत का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, सॉरी 120 मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है चौड़ाई की दुगनी, यानी कि L का मान है वो 2b के बराबर है, और परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होता है भाई आयत का 2 इंटू L प्लस बी। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 120 दे रखी है, 2 से इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। L का मान कितना है 2b के बराबर, और ये b टोटल कितना हो जाएगा 60, यानी कि 3b इक्वल टू 60, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, b इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। देखिए ये 20 है, ठीक है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, ये 20 है चौड़ाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 40। एरिया निकालना है आपको, एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी, 20 इंटू 40 कितना आ जाएगा 800, सॉरी 800 मीटर स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा 800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है, यदि 15 और 17 वर्ष के 2 विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं तो उनका औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों 8 छात्रों की जो औसत आयु है वो दे रखी है आपको 11 वर्ष। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 15 और 17 वर्ष के 2 विद्यार्थी और शामिल हो गए तो उनका औसत आपको निकालना है। ठीक है, तो यदि 11 छात्रों का यदि टोटल औसत आयु निकालूंगा तो 88 हो जाएगी, 88 में 15 और 17 और जोड़ दीजिए, 2 विद्यार्थी और बढ़ा दीजिए, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, 88 और 32, 15 और 17 32 हो जाएंगे, बटे 10 दे देंगे, यानी 8 तो पहले से थे 2 और बढ़ गए तो 10 का भाग दे देंगे। 88 और ये कितना हो जाएगा 8 3 11 और 1 12, ये आ जाएगा 120, 120 बटा 10, यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उन सभी छात्रों का एवरेज कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, याद रखना कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा सवाल है। 11 छात्रों की औसत आयु दे रखी है, सॉरी 8 छात्रों की औसत आयु दे रखी है कितनी 11 वर्ष, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी 88, 2 छात्र और बढ़ गए, एक 15 का और एक 17 का, टोटल कितना हो गया 32 और बढ़ गया, और 2 कैंडिडेट बढ़ गए तो 2 और बढ़ा देंगे, 2 का भाग और दे देंगे उसमें, तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 का भाग उसमें दे देंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है तो ए की आयु कितनी होगी। देखिए ए बी सी की औसत आयु दे रखी है, तो औसत आयु दे रखी है ए बी सी की, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर में आपको दे रखा है 25, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 दिया 75, यानी कि तीनों की जो आयु है उसका योग कितना आ गया 75 वर्ष आ गया, और अनुपात दे रखा है कितना 3:5:7, 7 5 12 और 3 15, यानी कि 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 75, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 बटे 15, 15 5 75, 1 की वैल्यू 5 आ गई। 1 की वैल्यू पूछिए तो 1 की आयु कितनी हो जाएगी 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 15 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त 15 वर्ष आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए काफी अच्छा सवाल है कि एक फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों की औसत आयु जो दैनिक आय है वो 444 रुपए है, यदि पुरुषों और महिलाओं की औसत जो दैनिक आय है वो 480 और 360 रुपए है।
ठीक है, तो आपको बताना है कि फैक्ट्री में पुरुष और महिलाओं के कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा। देखिए मैंने जब पहले भी क्लासों में बताया हुआ है कि आपको जब भी इस तरह से दो चीजों का डिवाइडेशन करके दे तो इसका मतलब वहां पे एलिगेशन लगाना है। देखिए एक तो आपको दे रखी है टोटल कर्मचारियों की औसत आयु, वो दे रखी है यानी कि औसत आय 444 दे रखी है। अब इसमें से मेल की दे रखी है 480 और फीमेल की दे रखी है कितनी 360। एलिगेशन लगा दीजिए, इसको इसमें से डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 40 और ये 44 84 अनुपात, और ये आ जाएगा कितना 36। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 संते 84 और 12 तिया 36, यानी कि 7 और 3 टोटल कितना हो गया 10, और 10 की वैल्यू 100% के बराबर है तो कितना हो जाएगा 70 और 30 का रेशियो आ जाएगा। कितने का आ जाएगा 70 और 30 का रेशियो आ जाएगा, यानी कि पुरुषों की जो संख्या है वो 70% है और स्त्रियों की जो संख्या है वो कितनी है 30%। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक ब्याज का सवाल फिर से आ गया। देखिए 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष के अंत में 2420 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। याद रखना सवाल में पूछा गया दूसरे वर्ष के अंत में, इसका मतलब 2 वर्षों का ब्याज हमको नहीं दिया गया। देखिए 2 वर्षों का जो ब्याज निकालते तो पहले वर्ष का ब्याज आता है ए और दूसरे वर्ष का जो ब्याज आता है वो आ जाता है ए प्लस बी। तभी तो मैंने बताया था कि 2 वर्ष का जो ब्याज होता है वो कितना होता है 2a प्लस बी हो जाता है। तो यानी कि दूसरे वर्ष का जो ब्याज दे रखा है वो a प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 2420। ठीक है, अब a प्लस बी की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए a की वैल्यू है 10%, a की वैल्यू 10% है, अब b की वैल्यू किसका निकालेंगे 10 का 10% निकालेंगे तो मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि टोटल आपको जो वैल्यू दे रखी है वो कितने की दे रखी है 11% की वैल्यू आपको दे रखी है, और 11% की वैल्यू कितनी दे रखी है 2420 रुपए दे रखी है। तो आपसे पूछा है मूलधन, तो 2420 रुपए, अब इसको 100% की वैल्यू आपको निकालनी, तो 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 बचेंगे, 11 दूना 22, कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। यानी 1% की वैल्यू 220 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 के आगे 2 जीरो और लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 22,000। चलिए दोस्तों आया समझ में। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 8 संख्याओं का औसत 12 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 15 है, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखिए इस तरह दो तरह के डेविएशन से भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, पहले हम वैसे ही कर लेते हैं। 12 संख्याओं का औसत कितना है 8 संख्याओं का औसत 12 है तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 96। टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 96। इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 15, तो कितना हो जाएगा 15 5 75। ठीक है, अब संख्याएं कितनी बच गई 3 बच गई, तो 3 का इसमें भाग दे दीजिए, ये कितना हो जाएगा 21 बटा 3 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो यानी कि जो अंतिम जो 3 संख्याएं बची हुई है उनका औसत कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखिए एक इसका दूसरा तरीका ये भी है कि डेविएशन से भी आप कर सकते हो, जैसे 5 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 15, ठीक है, अब बची 3 संख्या उनका औसत आपको निकालना है, टोटल का एवरेज आपको दे रखा है 12। देखिए ये एवरेज से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 पे 3 ज्यादा है तो 5 पे कितना ज्यादा होगा 15 ज्यादा हो जाएगा, कितना ज्यादा हो जाएगा 15 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 15 ज्यादा है, इसका मतलब डेविएशन को बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ 15 माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा 15 माइनस करना पड़ेगा 3 पे, तो यानी 1 पे कितना हो जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, और 1 पे माइनस 5 करेंगे तो 12 में से माइनस 5 कर देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरह से हम डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी जब आप डेविएशन से इसको निकालोगे तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल है कि ये संख्या आपके सामने दे रखी है, इनका औसत दे रखा है, तो ये पूछ रहा है कि ये है k² + 1 का मान आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्याओं का आपको औसत दे रखा है कितना 9। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत 9 दे रखा है। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ना है तो k और 2k कितना हो जाएगा 4k प्लस 7 और 7 14, 14 और 9 23, 23 और 12 35, 35 और 15 50 और 1 51, यानी 4k + 51 और 7 संख्या है तो 9 7 कितना हो जाएगा 63। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4k =
63 माइनस 51, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 के बराबर 12, के बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो के स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 के बराबर आ जाएगी। चलिए अगला सवाल देखिए, 13 के प्रथम 11 गुणजों का औसत ज्ञात करो। देखिए दोस्तों 11 गुणजों का औसत निकालना है। देखिए अब 13 के यदि गुणज लिखने हैं तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा 13 ही आ जाएगा, दूसरा लिखेंगे 26 आ जाएगा, ठीक है, तीसरा लिखेंगे 39 आ जाएगा। इसका मतलब 11वां लिखेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 13 इंटू 11 आ जाएगा, और 13 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 एकम 11 110, और 33 कितना हो जाएगा 143। देखिए पहली जो संख्या है यानी कि एवरेज निकालना है, पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या बटे में 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 143 प्लस 13 बटे में 2, 143 13 कितना हो जाएगा 156, 156 बटे में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 78। आंसर कितना हो जाएगा 78, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहीं आप ऐसा मत करना कि पहले इन सभी संख्याओं को जोड़ने लग जाओ फिर 11 का उसमें डिवाइड करो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है भाई। चलो आगे करो। अगली सवाल है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 75, 125 और 200 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 75, 125 और 200 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये इसका मतलब क्या निकालना है हमें HCF निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो क्या निकालना है मेरे दोस्त HCF निकालना है। HCF के लिए देखो एक छोटा सा कॉमन सेंस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी संख्या आएगी उसका इकाई अंक 5 जरूर होगा, तो ही इन दोनों संख्याओं में उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। देखिए ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह 5 दे रखा है, यही हमारा आंसर होगा, बाकी कोई आंसर नहीं हो सकता। वैसे आप निकालना चाहो तो भाग विधि और अंतर विधि 2 विधियां होती है इसको निकालने के लिए, तो आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे कॉमन सेंस अपन यूज करेंगे तो क्या होगा, इधर इकाई अंक 5 दे रखा है, इधर 5 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों संख्याओं में जिस भी संख्या का भाग जाएगा वो उस संख्या के इकाई अंक में 5 आना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें इकाई अंक 5 आ रहा है, तो उसका मान ही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 25 का इन सभी संख्याओं में भाग चला जाता है, 25 से 75, 25 5 125, 25 8 200, ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 12, 15, 18 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। देखिए इसका मतलब छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब हमें निकालना है क्या LCM, लघुत्तम समापवर्तय किसका 12, 15, 18 और 20। देखिए दोस्त LCM निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले किससे भाग दे दीजिए 2 से भाग दे दीजिए, 6, 15, 9 और 10। फिर जा रहा हो तो फिर दे दीजिए 2 से भाग, 3, 15, 9 और 5। फिर 3 से भाग दे दीजिए, 3, 5, 3 और 5। फिर 5 से भाग दीजिए, 1, 1, 3 और 5, सॉरी 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, दूना 180। अब ये करें कि 3 शेषफल बचता है, 180 में भाग दे देंगे तो सब में पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन यदि इस 180 में 3 ऐड कर दिया जाए तो 183 हो जाएगा, और 183 में भाग देने पर सभी संख्याओं में से क्या बचेगा 3 शेषफल बच जाएगा। आई बात समझ में। जब भी आपको ऐसा सवाल पूछा जाए जिसमें छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हम LCM लगाएंगे, और LCM के लिए मेथड यूज करेंगे ये वाला। आई बात समझ में, ठीक है। वैसे भी आप डायरेक्टली भी देख सकते हो 15, 12, 18 और 20 एक ही संख्या ऐसी है 180 जिसमें पूरा पूरा भाग इसका सबका चला जाएगा, यानी कि सीधा सीधा LCM कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। और 180 में यदि हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, ठीक है। चलिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय 960 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तय 24 है, दोनों में से एक संख्या 192 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF
बराबर में होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यानी एलसीएम है 960 इंटू एचसीएफ कितना है 24, पहली संख्या कितनी है 192 इंटू सेकेंड आपको निकालना है, ठीक है। तो 196024 अपॉन 192 इक्वल टू डिवाइड करना, ठीक है। डिवाइड करने के लिए देखिए 24 अंठे 192, 8 से काट दीजिए 12 अंठे 96, कितना आ जाएगा 120 वो संख्या आ जाएगी। आंसर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। चलिए ये कह रहा है कि 3 घंटियां 9 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ एक समय पर बजना शुरू करती है तो अगली बार बताना है कि कितने बजे कितने घंटे की यानी कि कितने मिनट के बाद में वो बजेंगी, ठीक है। ऐसे सवालों को करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल दीजिए 9, 12 और 15। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3, 4 और 5, ठीक है। 4 पंजे 20 दिया, 60 दिया 180, 180 मिनट के बाद में दोबारा बजेंगे। और 180 मिनट मतलब कितना हो गया 3 घंटा। कितने घंटे बाद बजेंगी अगली बार, 3 घंटे बाद वो फिर से बजेंगे। चलो अगले सवाल क्या है, एलसीएम ज्ञात करो। देखिए भिन्नों का यदि एलसीएम आपको निकालना है, ये संख्या है 5/6, 6/7 और 7/8। यदि इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए हम जो नॉमिनेटर होता है यानी जो अंश होता है उसका तो एलसीएम ले लेंगे। 5, 6 और 7 का तो क्या आ जाएगा एलसीएम, और 6, 7 और 8 का क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। 5, 6, 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंजो 30, 30 संते 210 और एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 210, ठीक है दोस्त। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अमन 40,000 रुपए के साथ में एक व्यवसाय शुरू करता है। 4 महीने बाद भानु 20,000 के साथ में अमन के साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये पार्टनरशिप के सवाल है और पार्टनरशिप के सवालों में क्या होता है कि पूंजी और जो समय होता है उसके यदि मल्टीप्लाई का अनुपात निकालें तो वही हमारे लास्ट में लाभ का अनुपात निकलता है। देखिए 2 चीजें होती है, यदि दोनों की पूंजी समान समय के लिए लगी हुई है, ठीक है। यदि किसी ने भी जैसे 1 वर्ष के अंत में या 2 वर्ष के अंत में दोनों ने अपनी पूंजी शुरुआत से लास्ट तक लगाई है तो सिर्फ पूंजी का अनुपात लेते हैं। और यदि समय में डिफरेंस दे रखा है, किसी ने 9 वर्ष के लिए, किसी ने 5 वर्ष के लिए, किसी ने 2 वर्ष के लिए, किसी ने 6 महीने के लिए, किसी ने 9 महीने के लिए, तो उस समय क्या करते हैं पूंजी और समय के को गुणनफल करते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसका अनुपात लेते हैं और वही हमारे लाभ का अनुपात होता है। जैसे अमन ने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, ये अमन है ये भानु है। इसने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद भानु आ गया, 4 महीने बाद। अब यदि वर्ष के अंत में ब्याज काउंट करना है तो 4 महीने बाद आए तो इसकी पूंजी 8 महीने लगेगी और इसकी पूंजी पूरे 12 महीने के लिए लगेगी। अब यही हमारा अनुपात हो जाएगा, इसी का हमें अनुपात में निकालना। देखिए 4 0 से 4 0 इधर से कैंसिल, ये हो जाएगा 12 चौके 48, 48 और ये 8 दूनी 16 और 16 से फिर काट दीजिए, कितना आ जाएगा 3:1। 16 × 48, आंसर कितना हो जाएगा 3:1 आ जाएगा। यानी कि दोनों के जो लाभ है उसका अनुपात कितना हो जाएगा 3:1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि ए 2,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है। 3 महीने बाद बी आ जाता है, 8,000 रुपए लगाकर साझेदार बन जाता है और वर्ष के अंत में टोटल लाभ मिलता है उसको 20,000 का। तो ए का लाभ ज्ञात करना है। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था वही करना है, ए और बी। ए ने पूंजी लगाई है 2,000 रुपए और बी ने लगाए कितने 8,000 रुपए। लेकिन जो बी की जो पूंजी लगी है वो कितने महीने के लिए लगेगी 9 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद में शामिल हुआ है। इसका कितना लगेगा 12 महीने, ठीक है। 2 0 से 2 0 इसकी काट दीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 24, 12 दूना 24 और ये 8 नाम 72, यानी कि जो रेशियो आएगा 24 या 72 यानी 1:3 का रेशियो आ जाएगा। यानी जो प्रॉफिट होगा वो 1:3 के रेशियो में होगा। और टोटल प्रॉफिट कितना है भाई
4, यानी कि यहाँ पे 4 है और टोटल यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 20,000, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है 20,000 है। 4 की वैल्यू 20,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000, और A की वैल्यू किसकी है A का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5,000 रुपए का प्रॉफिट इसका। आई बस, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगला सवाल है अनुपात का। अनुपात में आपको निकालना है यदि x का 2/3 बराबर y का 3/4 बराबर z का 4/5 हो तो x, y और z की वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसके बराबर में एक वैल्यू मान लेता हूं। जैसे ये है 2x/3 बराबर में कितना है 3y/4 बराबर में कितना है 4z/5, इसके बराबर में मान लेता हूं k। यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k/3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4k/3। ठीक है, 3k/2, 3k/2। ठीक है, 4k/3 और यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5k/4, 2, 3 और 4। ठीक है, अब हम यानी x, y, z की वैल्यू हमें मिल चुकी है x, y और z। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू इसके बराबर है तो ये हो जाएगा 3/2k। y की वैल्यू कितनी है, अनुपात कितना आ जाएगा, y कितना है 4/3k। z की वैल्यू कितनी है 5/4k। देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको एलसीएम लेके 2, 3, 4 का इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 12 से इसको मल्टीप्लाई करना 3/2 इंटू 12, के से के कैंसिल हो जाएगा सब जगह से। ठीक, 4/3 इंटू 12, 5/4 इंटू 12। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6 × 18। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 = 16 और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 15। तो यानी कि जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 18:16:15 इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपको डायरेक्टली इसका मान निकाल लेना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक सुनार के पास में 14 कैरेट शुद्धता और 18 कैरेट शुद्धता का सोना है। 15 कैरेट शुद्धता का आभूषण बनाने के लिए उसे किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। देखिए दोस्त, एक तो उसके पास में 14 कैरेट वाला और एक है 18 कैरेट वाला, और आभूषण बनाना है कितने वाला 15 वाला। क्या करना है, एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन लगाएं, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1, यानी कि 3:1 में उसको मिलाना चाहिए, यानी कि 14 वाले को 3 में और 18 वाले को 1 में। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाए। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 8a बराबर 9b बराबर 10c हो तो आपको बताना है a b c का अनुपात। देखिए दोस्तों, यदि इस तरह से आपको दे रखी हो, यदि आपको a का अनुपात निकालना है, क्या करना है a का, तो a को छुपा लीजिए और बाकी दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए। a को छुपाएंगे तो 9 और 10 कितना हो जाएगा 90। ठीक, b का अनुपात निकालना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 और 8 कितना हो जाएगा 80। c का अनुपात निकालना, इन दोनों को क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 45, 40 और 36। आंसर कितना हो जाएगा 45, 40 और 36 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चले आगे बढ़े। देखिए बहुत सीधा सा सवाल है, कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो इसको बराबर में के मान के भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, और वैसे आप डायरेक्टली ए का मान निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जिसका मान निकालना है उसको छोड़ दो, बाकी दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। यदि यहाँ पे 4 होते तो जिसका मान निकालना है बाकी तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। चलिए अगला देखिए, ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का योग 196 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या ज्ञात करो। देखिए टोटल 3 संख्या है, a प्लस b प्लस c, तीनों का अनुपात कितना दे रखा है, टोटल योग दे रखा है 196। ठीक,
अब ए और बी का यानी पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आपको दे रखा है 2:3, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात आपको दे रखा है 5:8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके आगे प्लॉट खाली है, अगला लिख दो, इसको इसका कब्जा करवा दो, इसका इससे कब्जा करवा, टोटल हो जाएगा 10, 15 और 24। ठीक है, 10, 15 कितने हो जाएंगे 25 और 24 कितने हो जाएंगे 49, यानी कि टोटल की वैल्यू कितनी आ गई 49, और 49 की वैल्यू कितनी दे रखी है 196 दे रखी है। ये सीधा सीधा इसका कितना है 4 गुना, यानी इसको यदि काट देंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। एक की वैल्यू निकालनी, एक की वैल्यू कितनी है 10, 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। यदि बी की वैल्यू पूछता तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, माइनस का आ जाता, बी की वैल्यू 60 आ जाती और सी की वैल्यू 96 आ जाती। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक धनराशि पी क्यू आर और एस में 6:2:5:3 में वितरित की जाती है। देखिए दोस्त, पी क्यू आर और एस कितना है 6:2:5:3। देखिए दोस्तों, इस अनुपात में धनराशि को वितरित किया गया। अब ये कह रहा है कि यदि आर और एस, यानी कि जो आर है उसको एस से 2000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, आर और एस का अनुपात देखते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका अनुपात 5 है, इसका अनुपात कितना है 3, यानी दोनों का अंतर कितना है 2, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000। तो हमसे पूछे क्यू का हिस्सा कितना होगा, क्यू की वैल्यू कितनी है 2, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 आ जाएगी, सीधा सीधा क्योंकि वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है कि किसी कार्य को पूरा करने हेतु एक दिन में 12 घंटे कार्य करके 15 व्यक्ति 10 दिनों में कर लेते हैं। यदि उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 10 व्यक्तियों को एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है MDH, MD1H1 बराबर में M2D2H2, और नीचे आता है W1 और इधर आता है W2। देखिए, कार्य पूरा एक ही हो रहा है। ठीक है, आदमी कितने पहले 15 आदमी है, दिन कितने लगा रहे हैं 10 दिन लगा रहे हैं, और घंटे कितने ले रहे हैं एक दिन में 12। यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि 20 दिनों में कार्य पूरा करना है। ठीक है, 10 व्यक्तियों को लगाया गया, ये पूछ रहा है कि एक दिन में कितने घंटे काम उसको करना पड़ेगा, आवर्स की वैल्यू निकालनी। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब चाहो तो अपन 5 से काट दीजिए इसको, 3 और ये 4, 4 से इसको काट दीजिए, 3 तिया 9, यानी कि एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा 9 घंटे उनको काम करना पड़ेगा, तो जाके 10 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाए। आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो, अगला सवाल है कि ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए 9 और 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए प्रारंभ से करके यदि वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, इसका मतलब अल्टरनेट डेज में काम करना है, पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए, यदि ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, यदि एलसीएम ले ले तो कितना हो जाएगा 45, यानी ये एक काम एक दिन में कितना काम करेगा 5, और ये एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। ठीक है, आई बात समझ में, यानी 45 टोटल काम है हमारा, तो ये एक दिन में 5 काम कर रहा है, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि ए से प्रारंभ करना है, ए से प्रारंभ करना है, इससे प्रारंभ करना है भाई, तो पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर पहले उसके अगले दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, इस तरह से ये काम करेगा। पहले दिन 5, पहले दिन इसने काम कर लिया, दूसरे दिन बी आ गया, बी ने काम कर लिया, इसका मतलब 2 दिन का काम कितना हो गया 8, 2 दिन का काम कितना हो गया 8 काम हो गया। टोटल काम कितना है 45, यदि इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 40, यानी इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 दिन में 40 काम कंप्लीट हो गया। अब 11वें दिन जब ए जाएगा तो ए पूरा का पूरा काम करके आ जाएगा, यानी कि 11वां दिन जब होगा तो ए एक दिन में कितना काम करता है 5 काम करता है, तो 11वां दिन जाएगा और 5 काम कंप्लीट कर देगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 40 + 5 कितना हो गया 45, तो टोटल कितने दिन लगेंगे 11 दिन उसको लगे। आई बात समझ में। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, ये भाई ए अकेला 6 दिन में करना है, बी अकेला उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ठीक, उसके बाद दोनों मिलकर एक लड़के की सहायता से, यानी ए + बी + सी, एक लड़का और ले लिया उन्होंने, उसकी सहायता से काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है।
ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये एक दिन में कितना काम करेगा 4, ये एक दिन में 3 काम करेगा, टोटल कितना हो जाएगा 8 काम हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी मजदूरी होती है वो मजदूरी एफिशिएंसी के आधार पे दी जाती है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ रहा है उस लड़के का भाग कितना होगा। देखिए टोटल जो काम की मजदूरी है वो कितनी है 8। ठीक है, 8 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 4000, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। ठीक है, अच्छा उस लड़के की एफिशिएंसी निकालनी है, ए की 4 है बी की 3 है, उस लड़के की कितनी बची है सी की आ जाएगी 1, और एक की एफिशिएंसी कितनी है 500, तो एक को कितने पैसे मिलेंगे 500 रुपए मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, मिनिमम मुझे ऐसा लगता है 70-80 के आसपास क्वेश्चन थे, जिसमें हमने हर टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया गया है। एरिया वाले क्वेश्चन भी लिए हैं, कुछ टॉपिक यदि रह गए हो गलती से तो उनके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, कोशिश ये करना है आपको, नेगेटिव मार्किंग है तो इसलिए कोशिश इतना करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं करें जो आपको बिल्कुल नहीं आते, यानी कि मोस्टली आपको क्वेश्चन वो करने जो आपको 100% राइट में हो। ठीक है, तो कोशिश करना। ठीक है, और आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एग्जाम के लिए कि आप एग्जाम में अच्छे से सेलेक्ट हो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और एग्जाम में आप अच्छे से पेपर करके आए और आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो क्लास को देखिए, हो सकता है क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये सारी क्लास आपके लिए लास्ट टाइम में उपयोगी साबित होगी। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली भी मिल सकता है, वरना कंसेप्ट के जो क्वेश्चन है वो आपको 100% आपको मिल ही जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्लास के लिए बने रहिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।